राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग स्टार्ट किए हैं पटवारी के लिए क्वेश्चन सीरीज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स, मेथड्स, अप्रोचेस ये हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की जो सेशन है उसे सेकंड सेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, यदि 100 लोग 100 दिन में 100 काम करते हैं तो एक व्यक्ति को एक काम को करने में कितना दिन लगेगा। ये जो टॉपिक है आबकारी में इसके दो तीन इस तरह से क्वेश्चंस देखे गए थे और आपको आबकारी के साथ में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें बोला होगा कुछ लोग कुछ दिन में कुछ काम करते हैं तो फिर कुछ लोग कुछ दिन में कितना काम कर लेंगे या इतना काम करने में कितना दिन लगेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का अप्रोच होगा कि हम उसे MDH मैन डे आर से डील करेंगे। मैन डे आर से कैसे डील करेंगे? पहली कंडीशन के मैन डे और आर का इंटू करके उसे वर्क से डिवाइड करेंगे। दूसरी कंडीशन का मैन डे आर और नीचे वर्क। दूसरी कंडीशन फाइंड आउट करनी होगी हमें और पहली कंडीशन गिवन होगी। पहली जो स्टेप होगा उसमें जो दिया है वो डालेंगे और दूसरे में जो फाइंड आउट करना है वो डालेंगे। इस तरह हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखें हम क्या है, पहली कंडीशन में दे रहा है 100 लोग, M दे रहा है 100, फिर उसके बाद बोल रहा है 100 दिन और काम कितना, आर दे ही नहीं रहा है, वो हर दिन कितने घंटे काम कर रहे हैं लेकिन 100 काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू वो बोल रहा है एक व्यक्ति 1 मैन डे कितना लेगा वो पूछ रहा है और काम कितना है, एक काम है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, डी कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 100 दिन, ये 100 आंसर आ जाएगा। और इसके आसपास के क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेशन में शामिल हो जाएंगे तो सभी पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। अभी ये कंडीशन वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक ट्रेन अपनी स्वयं की गति के 7/9 की रफ्तार से चलते हुए 18 घंटे में एक निश्चित स्थान पर पहुंचती है, यदि ट्रेन अपनी स्वयं की गति से चले तो कितना समय बचाया जा सकता है। देखो, ये एक डेफिनेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है और एक अच्छी अप्रोच है जो आपको आपके माइंड में सेट करके रखनी है। वो अप्रोच है, यहाँ पर वो हमें समझा रहा है कि जब ये ट्रैवल कर रहा है तो क्या होता है, एक निश्चित स्थान पर वो पहुंच रहा है। मतलब वो बोल रहा है डी कैसा है, निश्चित है, कांस्टेंट है, डी नियत है। डी नियत है तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जब डी कांस्टेंट हो जाता है तो ये हो जाएगा स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। चाल और समय का जो रिलेशन है वो विपरीत है। जैसे मान लें आपका एग्जाम आने वाला है, आपका एग्जाम 60 किलोमीटर दूर है और आप बाइक से जाते हैं, आपकी स्पीड होती है 60 की, तो आपको पहुंचने में कितना समय लगने वाला है, 60 मिनट का समय आपको लगने वाला है। यदि आप अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो आपके पहुंचने में लगा हुआ समय कम हो जाएगा। हाँ, ये नहीं सोचना कि सर स्पीड बढ़ेगी तो एक्सीडेंट हो सकता है, ये बाहर की बात है। अभी सिर्फ किसको सोचना है, स्पीड और टाइम रिलेशन। स्पीड बढ़ाओगे टाइम क्या हो जाएगा, कम। अब आपने सोचा आप बहुत पहले निकले हैं, पेपर देने जाना है, आराम से चलना है, आपने स्पीड कर दी कम, तो जो टाइम 1 घंटे के हिसाब से 60 की स्पीड से हिसाब से 1 घंटा लग रहा था, उससे टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। स्पीड कम टाइम ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा टाइम कम, दोनों कैसे चल रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, दोनों में रिलेशन कैसा जा रहा है, उल्टा। इसी को कहा जाता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध। अब स्पीड और टाइम का जब ये रिलेशन है, जब स्पीड का अनुपात ये दे रहा है एक्चुअल 9 और जो अभी है वो 7 है, इसलिए टाइम क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है।
एक्चुअल उसकी स्पीड 9 है, चल रहा है वो 7 से। तो जब स्पीड और टाइम का हमने रिलेशन देखा, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, तो अगर हमें टाइम का रेशियो देखना होगा, स्पीड का आ रहा है 7/9, तो टाइम का क्या हो जाएगा 9/7, 9/7। उसका एक्चुअल टाइम 7 है, लेकिन चल किससे रहा है वो 9 टाइम से। और वो क्वेश्चन में दे रहा है उसको जो टाइम लगा 9, वो कितना है 18 घंटे। अगर 9 को 18 घंटे बोला जाएगा तो 1 यूनिट को कितने घंटे बोला जाएगा 2 घंटे। उसका एक्चुअल टाइम क्या है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा 2 गुना 7 घंटे, मतलब कितना 14 घंटे, 14 आवर। अब हमने क्वेश्चन की तरफ देखा, वो बोल रहा है कितना समय बचाया जा सकता है। अभी उसको कितना लग रहा है 18 घंटे, अब कितना लग रहा है एक्चुअल में 14 घंटे। देखो कितना डिफरेंस बन रहा है, डिफरेंस बन रहा है 4 घंटे। अगर वो अपनी स्पीड से चलेगा 14 घंटे में पहुंचेगा तो 4 घंटे उसके बच जाएंगे। देखो ऑप्शन नंबर सी। बस थोड़ा सा सावधान रहना, यहाँ 14 आ गया और ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन 14 दे रहा है। बस देखना थोड़ा सा पूछा क्या है, और ऐसा कुछ क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, बस सावधान रहना है हमें। अगला क्वेश्चन, देसिकन का जन्म शनिवार 9 नवंबर 2002 को हुआ था। 2008 में उसके जन्मदिन पर सप्ताह कौन सा होगा। इसमें हमें कोई कोडिंग ध्यान नहीं रखनी है, बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल चलना है। एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर 365 में हम 7 से भाग लगाते हैं, 7 पंजे 35, 35 मतलब 350, 350 में भाग जाता है। अब कितना बचा 350 के बाद 15, 7 दूनी 14, बचेगा 1। तो यहां बचेगा एक विषम दिन। बाकी पूरा जो वर्ष है, पूरा वर्ष हमारा सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक विषम दिन बचा, मतलब हमारा वर्ष यदि शुक्रवार से स्टार्ट हो रहा है तो एक साल बाद पहली ही तारीख को, यदि सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, 365 दिन वाला वर्ष है, तो शुक्रवार की जगह अगला वो क्या आ जाएगा न्यू ईयर का दिन शनिवार। बस इतना ध्यान रखना है। और लीप होगा तो एक दिन और बढ़ जाएगा, ये 1 की जगह 2 बचेगा। अब चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। नवंबर से हमें स्टार्ट करना है, 2003 उसको पहुंचना है नवंबर में, 2004 नवंबर में पहुंचना है, 2005 नवंबर में पहुंचना है, 2006 में पहुंचना है नवंबर में, 2007 नवंबर, 2008 नवंबर। अब देखो 2003 सामान्य वर्ष है, सामान्य या लीप है, ये कैसे पता चलेगा। तो 4 का जो विभाज्यता नियम है, हर 4 साल में एक वर्ष लीप होता है। तो आप अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग लगाकर देख लोगे, जहां जाएगा भाग वो लीप वर्ष होगा, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और यहां लीप क्या मिलेगा 4 और 8, बस ये ध्यान रखेंगे हम। यहां एक्स्ट्रा दिन लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, एक्स्ट्रा दिन 1, यहां लीप है 2, यहां 1, यहां 1, 7 में 1 और 8 में 2। अब देखें हम इतने साल में कितने दिन आगे बढ़े। अगर यही हमें पीछे जाना होता, 8 से हमें यहां आना होता, तो हम ये कम करते, वो हम बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा तब। अभी हमें जाना है आगे। आगे कितने दिन जाना है 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8 दिन आगे जाना है। तो 8 दिन तो हम बोलेंगे नहीं, हम क्या बोलेंगे, हमें जाना है 1 सप्ताह 1 दिन। अब सप्ताह क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो साइकिल है, घूम के उसी दिन पर वापस आ जाते हो 1 सप्ताह में। तो 1 सप्ताह ना बोल के हम क्या बोलेंगे 1 दिन आगे जाना है। अब हमने शुरू कहां से किया था, हमने शुरू किया था उसका जन्मदिन कब था, शनिवार को था। अगर वो जन्मदिन शनिवार को था तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो शनिवार के बाद क्या आता है रविवार। तो अब अपना वो बर्थडे कब मनाएगा, रविवार को मनाएगा, रविवार, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर बनेगा। और यही अप्रोच हमें आगे के लिए और यही अप्रोच हमें पीछे के लिए फॉलो करनी है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, यदि बिंदु 2A0, 02B और 14, लेबर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में भी लेबर इंस्पेक्टर की वैकेंसी है और ये लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये डेफिनेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है गाइस। देखो दोस्तों,
अगर 1/a 1/b कहीं भी दिख जाए ना, तो ये आप ये मान लेना इसमें जो अप्रोच फॉलो होगी ना, वो अप्रोच फॉलो होगी a प्लस बी में भाग लगाना है ए बी से। इसमें लगाओगे और इसमें लगाओगे, ये आ जाएगा 1/a प्लस 1/b। ये अप्रोच लगेगी आपको, आप ध्यान रखना, और ये काफी सारे क्वेश्चंस में लगेगी, आप याद कर लो तो भी चलेगा। हालांकि मैथ्स में ये शब्द बोलना ना गुनाह है कि याद कर लो, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है एनसीएफ ने मना किया है कि मैथ्स में रटने से दूर रहना है, लेकिन फिर भी हमें पास होना है, तो जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो हम ध्यान रखेंगे। तो ये रिपीट होता है और यही इसकी डेफिनेट अप्रोच होगी। आप कहीं भी कोने में कॉपी में इसको लिख लो, यहाँ भी अपन को यूज करना पड़ेगी। अब क्या बोल रहा है, 3 पॉइंट संरेख हैं। संरेख का मतलब होता है एक ही लाइन में है। अब 3 पॉइंट एक ही लाइन में है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी नहीं जा सकते हम, एक ही लाइन में वो कितनी भी दूरी पर हो सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में डिस्टेंस फॉर्मूला आ रहा हो तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, इसका सीधे सीधे मतलब होगा वो कोई क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, और क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं होती है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 0। तो हम चलें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। आपको बहुत अच्छे से 12 लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पड़े हुए हैं यूट्यूब पर ही, आप वहां जाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं हम क्षेत्रफल का। फॉर्मूला लगाएं क्षेत्रफल का। आपको क्या करना है, सजाना कैसे है, 1/2 मोड, फिर उसके बाद ये तीनों पॉइंट्स एक के बाद एक लिख देना है। 2a नीचे 0, फिर 0 नीचे 2b और 4 और 4, और पेयर बनाने के लिए लास्ट में फर्स्ट वाले स्टेप को फिर रिपीट कर दिया। अब देखो अप्रोच क्या फॉलो करनी है, इससे हमेशा जो नंबर बाहर आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब ये क्षेत्रफल 0 है, मतलब ये पूरा स्टेप क्या होगा, 0। 1/2 यहाँ जाएगा 0 हो जाएगा, 1/2 यहाँ जाके 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने का तरीका है, ये पहले लेते हैं, ये माइनस में बाद में लेते हैं। ये होगा 2a और 2b का इंटू होगा, अभी मोड में ही लिख देते हैं, 4ab माइनस 0, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस इसका इसमें इंटू करोगे 0, इसका इसमें इंटू करोगे 0 माइनस 8b, फिर अगला स्टेप 0 का इसमें इंटू करोगे 0 माइनस 8a, और ये मोड इज इक्वल टू 0। मोड का मतलब कोई भी नहीं है यहां पर, हम मोड सीधे ओपन करते हैं। -8a और -8b, 8a और 8b ये हम दूसरी तरफ ले जाते हैं उठाकर, ये बचेगा 4ab, और जो 8 था वो बाहर लिख लिया, ये यहां माइनस के बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 4 से काटोगे ये 2 बार। अब चाहिए हमें 1/a 1/b। हमें याद रखना है ये कब मिलेगा, a प्लस बी में, जब ए बी से भाग लगा देंगे। a प्लस बी हमें दिख रहा है, ए बी भी दिख रहा है, तो इस ए बी को यहाँ ले आओ और इस a प्लस बी को अकेला छोड़ दो, मतलब ये 2 नीचे आ जाएगा। तो कहानी क्या बन जाएगी आपकी, यहाँ सॉल्व कर देते हैं अब इसको लाके, इस तरफ बन जाएगा 1/2 और यहाँ बन जाएगा a प्लस बी के अपॉन में ए बी, और आंसर क्या आ गया फिर हमारा 1/2। अब देखो ये स्टेप आ गया, तो इसका अगला स्टेप ये होगा जो अपन नहीं लिख रहे हैं, अपना आंसर बना 1/2। 1/2 अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से एरिया सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है सभी लोग आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम। एक डिब्बे में 28 चॉकलेट हैं, जिनमें से कुछ मिंट चॉकलेट और अन्य सफेद चॉकलेट हैं। यदि यादृच्छिकता से एक मिंट चॉकलेट चुनने की प्रायिकता 1/4 है। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का रिलेशन लिखें। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल, जो हम चाहते हैं वो कंडीशन ऊपर और नीचे टोटल कंडीशन। अब हमारे सवाल में क्या बोल रहा है, 1/4, मतलब 4 टोटल कंडीशन है, और फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, मिंट चॉकलेट की।
तो मिंट की कंडीशन कितनी है 1। हम देखें टोटल कितनी चॉकलेट हमारे पास 28, तो एक यूनिट कितना होगा 7, एक यूनिट होगा 7, और जबकि एक तो क्या है मिंट है। अगर 28 टोटल कंडीशन है जिनमें से 28 टोटल कंडीशन है जिसमें से 7 कंडीशन मिंट की आ रही हैं, तो बाकी क्या बची फिर सफेद चॉकलेट। तो सफेद चॉकलेट कितनी हो जाएंगी 28 में से ये 7 कंडीशन हटाओगे, बचेंगे कितनी कंडीशन 21। तो ये कौन सी चॉकलेट होंगी, ये सफेद चॉकलेट होंगी। सफेद चॉकलेट की संख्या हो जाएगी 21, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे। प्रोबेबिलिटी में इजी क्वेश्चन ही आपसे पूछता है, बहुत उठपटांग क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। अगला क्वेश्चन हमसे जेल प्रहरी 2021 में पूछा गया, रिसेंट का क्वेश्चन है। एक 3D स्ट्रक्चर है, इसमें बताना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बताना है, मतलब जिस पर हाथ फेरा जा सकता है। इसने इसमें क्या किया है, एक आधी गेंद और ऊपर से एक बर्थडे कैप रख दी उसके ऊपर। अब जिस हिस्से को आप टच करोगे वो हिस्सा कर्व के फॉर्म में ही रहेगा, मतलब मुड़ा हुआ ही रहेगा, वो कर्व के फॉर्म में ही रहेगा, मतलब मुड़ा हुआ ही रहेगा वो। आप इस चीज को नोट कर सकते हो, समझ सकते हो, वक्र रहेगा। और मुड़ा हुआ जो हिस्सा होता है उसे कहा जाता है हिंदी में वक्र और इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ। तो इसमें वक्र पृष्ठ किसका आएगा, शंकु का, और वक्र पृष्ठ आएगा गोले का, जो कि किसमें दे रहा है अर्धगोले का। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो अब वो दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, नंबर्स नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमें दे रहा है, एक डायग्राम दे रहा है, उसमें बोल रहा है ए से बी पर जाओ और बी से सी पर, तो बीच में जो रहेगा उस पर एंगल बनता है 50 डिग्री। एडी और सीडी क्रमशः कोण बी ए सी और बी ए सी और बी सी ए के कोण के अर्धक है। कौन, एडी और सीडी। ये इसे दो बराबर पार्ट में बांट रहा है, इसे कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर या कोणार्धक। और आप लोग यही साइड में लिख लेंगे, किसी भी त्रिभुज का कोणार्धक अंतः केंद्र का निर्माण करते हैं और माध्यिकाएं केंद्रक का निर्माण करती हैं। अगर इनमें कंफ्यूजन है, दोनों अलग अलग हैं, हम ज्योमेट्री में इनको पढ़ रहे हैं, आप वहां जाकर इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं अपन। एंगल की प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है, एंगल की प्रॉपर्टी होती है यहां जो एंगल बनेगा वो एंगल होता है 90 प्लस ऊपर जो एंगल है उसका हाफ। अभी ऊपर क्या है, एंगल बी है, तो यहां हम लिखेंगे एंगल बी का हाफ। तो ये कितना हो जाएगा, आंसर तो अब आपको पता चल ही गया है, 90 और 50 का आधा। 90 और 50 का आधा कितना होगा, 50 का आधा 25, 90 में जोड़ोगे आ जाएगा 115। ये देखो आंसर आपका आ गया है। इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर देते हैं, जब हमसे अंतः कोण का अर्धक पूछा है तो बाह्य कोण का अर्धक भी पूछ सकता है, तो जल्दी से इसको लिख लूं क्योंकि इसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इस तरह से बन जाएगा ये बाह्य कोण का अर्धक, और बाह्य कोण के अर्धक में इस प्लस की जगह आ जाता है सिर्फ माइनस, सिर्फ माइनस आ जाता। अगर ये यहाँ एंगल बनाता तो अपन क्या बोल देते, 90 में से 25 घटा के 65 आंसर बोल देते। आप लोग अपनी कॉपी में साइड में से नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया तो वो भी पूछ सकता है। अब चलते हैं आगे, इसका 115 आंसर आ गया हमारा। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4 मीटर लंबी एक छड़ी की छाया 3 मीटर लंबी होती है। ये डेफिनेट क्वेश्चन है और ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल मतलब आर.एस. अग्रवाल में भी ये मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है, ये रेशियो बताता है कि अगर 4 मीटर कोई छड़ है तो उसकी छाया 3 मीटर, 8 मीटर होगा तो 6 मीटर, 12 मीटर होगा तो 9 मीटर, 40 मीटर होगा तो 30 मीटर। ये बताता है, ये बताता है हमें रेशियो। इस रेशियो में छाया बनेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज।
अब रेशियो क्या बन रहा है 4:3, यही किसी भी ऑब्जेक्ट की बनेगी। अगला ऑब्जेक्ट हमें क्या दे रहा है, अगला ऑब्जेक्ट बोल रहा है पेड़ और उसकी हाइट है 12.4 और उसकी इमेज बनेगी x। ये आप हटा दोगे अपॉन में 10, 4 से भाग लगाओगे कितनी बार, 3 और 1, ये यहां चला जाएगा, ये यहां इंटू हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू 93, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 9.3, x इज इक्वल टू 9.3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर बनेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीधा क्वेश्चन है, ट्रायंगल में भी यूज होता है ये। cos थीटा इज इक्वल टू, हाँ इसमें थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में, हाँ इसको कर लेते हैं अपन, ये चेंज करना पड़ेगा, अभी कर लेते हैं। अप्रोच क्या होता है इसमें, अप्रोच अपन समझ लेते हैं। अप्रोच समझते हैं, कभी भी आपको इस तरह से क्वेश्चन इनिशिएट करेगा तो आपको समझ जाना है cos थीटा, आपने एक टर्म सुना होगा लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का होता है रेशियो लंब और कर्ण का, आधार और कर्ण का, लंब और आधार का। ये रेशियो होता है लंब कर्ण आधार कर्ण लंब और आधार का। इसमें किस किस का ये रेशियो होता है, तो ये डेफिनेट ऑर्डर रहता है साइन कॉस और टेन का, साइन कॉस और टेन का ये रेशियो रहता है, इसी ऑर्डर में रहता है। अब देखो दे किसका रहा है, हमें दे रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बोल रहा है x अपॉन ए, और यहां से हम क्या पढ़ेंगे कॉस थीटा को, आधार बटा कर्ण। आधार दे रहा है x और कर्ण दे रहा है a। इसमें जब हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पाइथागोरस लगाने पे ये सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर, इसे हम मान लेते हैं k, कर्ण का वर्ग बराबर मतलब a स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहां पर देखो के ए वगैरह ये इधर उधर शिफ्ट हो गया है, सिर्फ ये डिनोशन से इनसे प्रदर्शित कर रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है। सर ये तो के यहां आना चाहिए, कर्ण यहां होता है। जब हमें क्वेश्चन यहां पर ए बोल रहा है कि कर्ण, जो कर्ण है उसको ए बोलना है, तो ध्यान रखना है इसको अपन ए ही लेकर चलेंगे, जिद नहीं करेंगे कि कर्ण है तो के लेना पड़ेगा। अब सॉल्व करें हम इसे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमें के चाहिए तो के स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ आके घट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो के क्या आ जाएगा, के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन में करेक्शन हम कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है ए मतलब क्या है, कर्ण अपॉन के, कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब क्या है, देखो कर्ण बटा लंब, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होगा, साइन का उल्टा होगा कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हमारा आंसर बन जाएगा। देखो कोई डाउट कहीं पर, कोई भी डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं। चलें अब आगे, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:5, यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटाया जाए। अब देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा रेशियो का, और इसे आप कनेक्ट करेंगे एज के साथ में, जिसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछे कैसे जाएंगे, अब प्रत्येक में से क्या घटा रहा है, 9 घटा रहा है, या 9 बढ़ा देता, तो अप्रोच जो एज में है, क्योंकि एज अगर बढ़ा रहा है, वो बोल रहा है कि माँ और बेटी के आयु का अनुपात 1:2 है। 9 साल बाद, 9 साल बाद का मतलब क्या है, दोनों में 9 साल जुड़ जाएंगे। अगर वो बोलता 9 साल पहले, तो दोनों में से क्या होता, 9 साल घट जाते। अप्रोच क्या बनता, बिल्कुल यही बनता। तो इसे देखें हम 3:5, और घटाने के बाद अनुपात कितना, 12:23। अब दो लोगों के पास कुछ रुपए हैं, उनका डेफिनेट रेशियो बनेगा।
डेफिनेट रेशियो बनेगा, कुछ रुपए हैं उनके पास, अगर दोनों से 9 रुपए ले लिए तो क्या उनके पास जो पहले अंतर था वो अंतर अभी बदलेगा? नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। अगर हम उनको निश्चित राशि दे दें तब भी उनका अंतर नहीं बदलेगा, अंतर फिक्स रहेगा। कैसे? अगर 20 और 30 थे, 9 रुपए ले लिए, तो अब कितने बचे? ये इसके पास बचेगा 11 और इसके पास बचेगा 21। पहले अंतर कितना? 10, अब अंतर कितना? तो अंतर तो क्या रहेगा? फिक्स। जब हम अपने सवाल की तरफ इसी निगाह से देखते हैं तो यहां अंतर आ रहा है 2 और यहां अंतर आ रहा है 11। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अंतर तो नहीं बदलना चाहिए। तो हम इसी अंतर को 2 और 11 को करते हैं बराबर, और पूरे मैथ्स में हमें कहीं भी तुलना करनी होगी एलसीएम पावर में, कहीं पर भी हम लेंगे एलसीएम। अब जब फ्रैक्शन का जोड़ घटाव करते हैं, भिन्न जोड़ घटाव करते हैं, तब भी हमें एलसीएम लेना होता है क्योंकि आधार को समान करना है। वैसे ही अंतर को समान करना है, एलसीएम लेंगे। 11 और 2 का कितना आएगा? 22। 11 और 2 का एलसीएम आएगा 22। तो 2 को अगर 22 बनाना है तो 11 से गुणा, 11 को अगर 22 बनाना है तो 2 से गुणा। ये एक्चुअल कहानी क्या बन जाएगी? देखो 11 से गुणा करोगे, ये हो जाएगा 33:55। अभी भी वही है, 3:5, 11 से काट दोगे तो, इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 24:46। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब हमने अनुपात वही रखा है लेकिन जो नंबर्स हैं वो तुलना करने के लायक बना लिए हैं। अब वो बोल रहा है प्रत्येक में से 9 कम कर रहा है। हमने यहां देखा कितना कम हो रहा है, यहां हमने देखा 9 कम हो रहा है प्रत्येक में से, मतलब जो लिखा है ना वो एग्जैक्ट वही आ गया जो क्वेश्चन चाहता है। तो क्या पूछ रहा है वो? तो छोटी संख्या बताओ। देखो यहां से एक्चुअल अपन ने शुरुआत कहां से की? ऊपर से की। इसमें से छोटी संख्या क्या है? इसमें से छोटी संख्या है 33, जो अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रहा है, ये अपना आंसर बन जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष पर 8,000 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हो। अब इसको तो, इसमें 2 चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। पहला है टाइम, दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहला टाइम क्या है? सर टाइम हमें 2 वर्ष दे रहा है और कैसा लेना है? अर्धवार्षिक। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बीएड है, पीजी है, 2 साल की डिग्री है लेकिन सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, और सेमेस्टर का मतलब 6 महीने या अर्धवार्षिक में पेपर होते हैं। तो 2 साल की डिग्री में अगर सेमेस्टर हैं तो कितने सेमेस्टर आएंगे? 4 सेमेस्टर आएंगे। मतलब कैलकुलेशन यहाँ कितनी बार होनी है 2 साल में? 4 बार कैलकुलेशन होती है। तो गणना कितनी बार होनी है? टाइम कितना हो जाएगा? ये 4 छमाही। अब वापस देखो रेट की तरफ। रेट क्या बोल रहा है? 10% प्रति वर्ष, और जबकि लगाना कैसी है? अर्धवार्षिक। वार्षिक ब्याज दर को आधे साल में नहीं लगा सकते, लगाना कैसे होगा? वो समय कैसा कर रहा है साल का? आधा। तो ब्याज दर भी क्या हो जाएगी? आधी। तो नया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, नया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 10/2। उसने साल को 2 भागों में तोड़ा, हम ब्याज दर को भी 2 भागों में तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5%। और 5% का मतलब 5/100 या 1/20। 5% का मतलब होता है 100 रुपए पे 5 रुपए ब्याज, 100 रुपए पे 5 रुपए या 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा हमें। अब हमने ये निकाला, रेट निकाला 1/20, तो जो भी धनराशि होगी वो उसका 1/20 हमें ब्याज मिलेगा 1 छमाही में, 6 महीने में। अब शुरू करते हैं हम अपनी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन है 8,000 से। 8,000 से हम शुरू करें, 8,000 रुपए थे, 4 छमाही हमने ले लिए। 4 छमाही से लेते हम ये 4 छमाही। अब 8,000 रुपए ये हैं, 8,000 रुपए में 1/20 के हिसाब से ब्याज मिलेगा।
अब देखो 8000 में जल्दी भाग लगा के देखो, 1/20 से कितना आएगा, 1/20 से 0 कट जाएगा, 2 से 8 काटोगे 4, मतलब 400 रुपये ब्याज हमें मिलने वाला है। हर साल इस 8000 पे 400 रुपये मिलने वाला है। सर ये तो सिर्फ हमने किस पर लिया है, 8000 पर लिया है, और हमने तो ऐसा सुना है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ब्याज पर ब्याज के लिए हम जाते हैं ब्याज पर ब्याज। अब यहां हम पहुंचे ब्याज पर ब्याज, तो यहां बोला गया कि इससे पहले तो कोई ब्याज है ही नहीं जिस पर ब्याज लोगे। हम दूसरी छमाही में पहुंचे, दूसरी छमाही में बोला पिछली छमाही पर जो राशि बनी थी ब्याज की उस पर ले लो ब्याज। पिछली छमाही में कितना मिला था, 400, तो 400 में 20 से भाग लगाओगे कितना आएगा, 20, 1/20 मिलना है ब्याज, तो 20 आ गया। और तो कुछ भी नहीं है ब्याज पे ब्याज लेने। अब हम यहां पहुंचे तो हमने बोला पहले जो ब्याज लिया है उस पे भी ब्याज लेंगे। पहले क्या लिया है, 400, और ये 400 ब्याज लिया है, और ये 20 लिया है, तो इस पे ब्याज लेना है। 400 पर मिलेगा 20, इस 400 पर मिलेगा 20, तो 20 और 20 लिख लिया अपन ने 400 के हिसाब से। इस 20 में 20 से भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 1। अब आगे चलें, फिर ब्याज पर ब्याज, तो पहले जो ब्याज मिल गया उस पर ब्याज लेना है, 400 400 400, 400 पर ब्याज कितना, 20 20 20 20, मतलब कितना, 60 रुपए। फिर 20 रुपए पर ब्याज, 20 रुपए पर कितना मिलता है, 1, इस पर 1 1 1, मतलब कितना हो गया, 3। और इस 1 पर ब्याज, 1 में भाग लगाओगे 20 से, यह आ जाएगा 0.05। ये मिलेगा हमें टोटल CI चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे ब्याज पर ब्याज कहा जाता है। जोड़ो सभी को, 1600, फिर 60 और 60 120, 1720, 1724.05, 1724.05। ये देखो कैलकुलेशन गई जरूर पॉइंट में, लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन थी वो इजी ही रही, कोई भी टफ नहीं हुआ। भले ये 4 उसमें चला गया, लेकिन क्वेश्चन इजी रहा, तो इजी ही होता है। आंसर आ गया अपना डी, 1724.05। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, एक कपड़े की दुकान में 3 की खरीद पर 1 मुफ्त का प्रस्ताव दे रखा है, दुकान पर प्रस्तावित छूट का प्रतिशत क्या है। ये ऑनलाइन जब ट्रेंड आया है तब से, या मैनेजमेंट फंडा जिसको कहा जाता है, वहां से ये चीजें स्टार्ट हुई हैं। इसमें क्या किया जाता है, बाय 2 गेट 3, बाय 3 गेट 4, ये ऑफर्स दिए जाते हैं। अब इस ऑफर में होती क्या कहानी है, जैसे यहां पर बोला है 3 की खरीद पर 1 मुफ्त, 3+1। अगर हम शॉप पर जाके दुकानदार से ये बोलें कि भैया ये फ्री वाली हमें दे दो, और जो बेचना है आपको, जिनकी कीमत लेनी है, वो हम नहीं ले रहे हैं, ये फ्री वाली दे दो, तो वो नहीं देगा। ठीक वैसे ही जैसे सब्जी के ठेले पर हम जाते हैं, 2-4 मिर्ची डाल देते, धनिया की 2 पत्ती डाल देते हैं। अगर हम किसी भी दुकान पर रुक कर ये बोलें 2-4 मिर्ची और जो धनिया है वो आप फ्री में हमें दे दो, तो वो नहीं देगा। उसका रीज़न होगा कि आप जो सामान खरीदोगे उसमें ही वो इसकी कॉस्ट प्राइस ऐड कर लेगा। आपने 4 किलो शक्कर खरीदी, आपको 1 बिस्किट का पैकेट वो फ्री दे दे दुकानदार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुकानदार फ्री में खरीद के लाया था, उसको कॉस्ट प्राइस उसका ऐड हुआ है। तो दुकानदार दे कितने आर्टिकल रहा है, 4 आर्टिकल दे रहा है, 4 आर्टिकल, तो 4 आर्टिकल में डिस्काउंट कितना है, 1 आर्टिकल का डिस्काउंट है, ये हो जाएगा उसका डिस्काउंट परसेंट, मतलब 25%। जितना जा रहा है वही कॉस्ट प्राइस होगा, और उसी के हिसाब से हम डिस्काउंट देखने जाए। 25%, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, 8 संख्याओं 102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 802, ये 8 संख्याएं हैं। यहाँ 2 2 2 राउंड फिगर में बाद में दे रहा है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हम फर्स्ट सेशन में कर चुके हैं, पूछे जाते हैं, और पटवारी में ही पूछा गया 2017 में। तो करते हैं इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच। 100 200 300 को जोड़ोगे कितना, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36,
3600 तो ये हो गया, 3600 के बाद 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 8 बार, और एवरेज निकालना है तो 8 से भाग लगा दो। 3600 को 8 से लगाओगे आ जाएगा 450, इसे लगाओगे 8 कट जाएगा, बचेगा क्या 2, आंसर क्या आ जाएगा 452। और एवरेज है ये आप अच्छे से समझते हैं कि इसे अगर आप सीधे सीधे जोड़कर भी करते तो भी आपका आंसर आ जाता, तो भी आप सेटिस्फाइड होते, पर ये किया जा सकता है इसलिए हमने इसे करके दिखा दिया। इसका आंसर बनेगा 452, मतलब ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं अब आगे। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, अब बोल क्या रहा है, ये तो ऐसा है कि आपको आ ही जाएगा इजीली, सिंपल कैलकुलेशन का है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a की जगह अंडर रूट 11 का स्क्वायर करोगे 11 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, माइनस 2, अंडर रूट 2 और 11 ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर हैं तो ये हो जाएगा 13 माइनस 2 रूट 22। ऑप्शन नंबर सी, इसमें कुछ भी नहीं और इस पर रुका भी नहीं जा सकता इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, पुलिस कांस्टेबल 17 का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करते हैं, बस इसमें अप्रोच थोड़ी सी चेंज करेंगे सॉल्व करने में, बाकी सारी कहानी वही है। प्लस x प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 10 प्लस 1/8। अब ये 3/4 1/2 1/4 है, जब ये फ्रैक्शन में है तो फिर हम क्या करेंगे, 1/2 1/4 है तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करने के लिए हम 3/4 लिया, 1/2 लिया, 1/8 लिया, सभी में जो बेस है वो हम कर लेंगे सेम। बेस सेम कैसे करेंगे हम, बेस सेम करने के लिए हम सभी में 8 बेस बना लेंगे, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 यहां जाके घटेगा, क्या बचेगा 3, और यहां बेस सेम कर लेंगे, ये हो जाएगा 6/8 प्लस x, फिर यहां हो जाएगा 4/8 और यहां हो जाएगा 1/8। ये पूरा इस तरफ ले जाएंगे हम, 6 और 4 10, 10/8, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 1/8 माइनस 10/8। एक में से 10 जाएगा, 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 9/8। 8 3 24, 24 में से 9 जाएगा, बचेगा 15 और नीचे बचेगा 8, और ये हो जाएगा 17/8। 17/8 ये अपना आंसर बचेगा, 17/8 आंसर अपना बचेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 288 है और उनका अनुपात 4:9 है। अब एलसीएम 288 दे रहा है और अनुपात दे रहा है 4:9, तो नंबर्स क्या होंगे 4x और 9x। 4x और 9x में जब हम सॉल्व करने जाएंगे x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 4 और 9। अब दोनों में अलग अलग है तो ये बनेगा इसका एलसीएम। एलसीएम क्या बचेगा 4 × 9 × x। ये एलसीएम हो जाएगा कितना 288। 36 से काटोगे इसको, ये 8 बार कटेगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। x इज इक्वल टू 8 आ गया। और यहां अगर हम देखने जाएंगे HCF हमसे पूछ रहा है संख्याओं का HCF क्या होगा, और HCF होता है फैक्टर मेथड से जब हम निकालते हैं जो कॉमन डिवाइड करने वाला पार्ट होता है उसे कहा जाता है HCF। ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, आंसर दे रहा है हमें 8, ये अपना आंसर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको कई बार समझाया गया है, जब डिफरेंस सेम होता है तो जो सबसे छोटा फिगर दिख रहा है वो आंसर होता है। इसमें सबसे छोटा फिगर क्या दिख रहा है 4/5। सिंपल याद करने का कैसे, 9/10 और 99/100। इससे आपको ये ध्यान रहेगा, ये कितना हो जाएगा 0.99, ये कितना हो जाएगा 0.9। इससे ये कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। चलते हैं आगे अब हम।
तो अगला क्वेश्चन 14x² माइनस 29xy माइनस 18y², इसमें हमें डिवाइड करना है 2x माइनस 5y से। 14x² माइनस 29xy माइनस 18y², इसमें 2x माइनस 5y से डिवाइड करना है। अब देखो, जब भी ये डिवीजन का आएगा हमारा टारगेट होगा सबसे पहला स्टेप हमें सॉल्व करना है। पहला स्टेप क्या है? 14x², तो 2 से क्या बनाना है? 14 बनाना है। किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से। अब x से क्या बनाना है? x², तो किससे? x से। इसका इसमें इंटू करोगे हो जाएगा 14x², फिर 7 का 5 में करोगे, 7 पंजे 35 और xy ये y था यहां से, इसे घटाओगे ये तो पूरा कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 35 में से ये घटाओगे 6xy बचेगा माइनस 18y²। अब क्या बनाना है? 6xy बनाना है। पहले से कितना है? 2x है, तो और क्या चाहिए? प्लस का 3 चाहिए, 3 दूनी 6 और y चाहिए। इसका इसमें इंटू करोगे 6xy माइनस, ये माइनस आएगा 3 पंजे 15y²। इसे घटाओगे ये प्लस हो जाएगा, यहां बचेगा माइनस 3y², माइनस 3 का y², ये बचेगा इसका शेषफल। भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो बचेगा माइनस 3y² बचेगा। अब चले, आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है k के किस मान के लिए समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं। अगर रूट इक्वल हैं तो क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? बीटा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, ax² प्लस bx प्लस c के हिसाब से माइनस बी अपॉन ए, मतलब -2 पहले से है और -2 का क्या हो जाएगा? +2, ये आ जाएगा 2/3। लेकिन ये अल्फा और अल्फा ये क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा बराबर हैं, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1/3। एक और रिलेशन हमने क्या पढ़ा है? एक और रिलेशन पढ़ा है मूलों का गुणनफल, ये कितना होता है? c/a। अल्फा और अल्फा, अल्फा स्क्वायर का मतलब 1/3 का स्क्वायर, ये 9। c की जगह क्या है? देखो k, और नीचे क्या है? 3, ये कैंसिल आउट करोगे तो k की वैल्यू क्या आ रही है? 1/3। 1/3 हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तेजी से क्वेश्चंस को करते जाते हैं। k का वैल्यू आ जाएगा 1/3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, xy इज इक्वल टू 8। अब ये पूछ रहा है, सीधे सीधे क्यूब कर रहा है। देखो 2x का करोगे 8x क्यूब, 3y का करोगे 27y क्यूब, ये आ जाता है। तो इसे हम सॉल्व करते, सीधे सीधे क्यूब करते हैं। क्यूब का फॉर्मूला हमें आना चाहिए, 2x प्लस 3y का क्यूब a प्लस b का क्यूब होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, 8x क्यूब प्लस 3y क्यूब, सॉरी 27y क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 के बाद 2x और 3y ब्रैकेट में a प्लस b मतलब 2x प्लस 3y। अब 14 का क्यूब, 14 का क्यूब हमने 14 3 बार गुणा में लिख लिया। ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे हम क्या लिख लेते हैं? इसे हमने लिख लिया कि जो फाइंड आउट करना है हमें। उसके बाद क्या है? xy, xy कितना है? 8, बाकी को गुणा कर लिया, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। xy की जगह क्या लिखना है? 8, 18 और 8, और देखो ये ब्रैकेट कितना है? 14, 14 है। अब इसे ले जाके यहाँ घटाते हैं, 14 गुणा 14 गुणा 14, यहाँ भी 14 है, तो 14 को बाहर लिख लेते हैं, k बराबर 14 को बाहर लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2 बार 14 196 और 18 8 144, ये हो जाएगा 14 इंटू 52, और इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 728।
इनका गुणा करोगे 728। कैलकुलेशन ही है, समझने का है नहीं, तो ज़्यादा जोर इस पर देंगे भी नहीं हम, बस ये फॉर्मूला ओपन किया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी, सिंपल 728, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का ही है। 36x 18 7 126 माइनस का 15x माइनस का 30 और प्लस में 12 बराबर 0। 36 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 21 बचेगा, 126 और 30 156 और ये प्लस का 12। और देखो कहीं कुछ मिस हो रहा है। हाँ, 18 7 126 हो गया, ये 15x माइनस का 30, अच्छा ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 126 में से क्या जाएगा? 42 जाएगा, तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा 84 माइनस का 84, तो 21x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 84, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, और x का ही वैल्यू अपन से पूछा है, सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सीरीज में नंबर मिस है, नंबर जो गलत पद है वो बताना है। अब 1 8 9 64 26, शायद पूरे क्वेश्चंस में सबसे सिंपल क्वेश्चन यही दिख रहा होगा। ये 1 स्क्वायर भी होता है, क्यूब भी होता है, 8 क्यूब होता है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब भी है, स्क्वायर भी है, लेकिन 26 ना तो क्यूब है ना स्क्वायर है। 216 क्या होता है? क्यूब। तो नंबर्स क्यूब और स्क्वायर के फॉर्म में सिर्फ किसको छोड़कर? 26 को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑड में लिखना है 26। अगर यूं देखना होगा क्या है? 1 स्क्वायर 2 क्यूब, 3 स्क्वायर 4 क्यूब, 5 स्क्वायर 6 क्यूब, ये होना था 26 की जगह 25, तो हमारा आंसर ठीक हो जाता। चले, हाँ इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, ये हो जाएगा 217। अब करेंगे इसे सॉल्व। 64 से बाहर क्या आएगा? 64 से बाहर आएगा 8। 217 और 8 कितना होगा? 225। 225 से बाहर क्या आएगा? 15। 15 और 21 हो जाएगा 36। 36 से बाहर क्या आएगा? 6। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा 5000 का 6%। सॉल्व करोगे कितना? 5 छक्के 30 मतलब 300। ये अपना आंसर बनेगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का ही क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में शांत दशमलव बताना है। शांत दशमलव की जो थ्योरम होती है वो थ्योरम बोलती है कि नीचे यदि नीचे नंबर टू दी पावर n, 5 टू दी पावर n या टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में यदि आ रहा है, 2 और 5 के अलावा यदि कुछ भी नीचे है, तो रिमाइंडर जो नंबर होगा वो अशांत होगा। जैसे इसमें देखो 66 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 3 गुणा 11, तो 3 और 11 है, तो ये शांत नहीं होगा। 120 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा फिर 60, 60 में फिर 2 से भाग 30, 30 में फिर 2 से भाग 15, फिर 5, फिर 1, ये 120 है। 3 है इसमें, इसलिए ये शांत नहीं होगा। ये तो पूरा 3 से ही बना है, इसमें सिर्फ क्या है? 2 और 5 है, इसलिए ये शांत दशमलव होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये थ्योरम है, स्कूल में पढ़ाई जाती है हमें। यदि किसी नंबर के नीचे, फ्रैक्शन में नीचे टू दी पावर n, 5 टू दी पावर n या दोनों का कॉम्बिनेशन अगर है, तो दशमलव कैसा रहेगा? शांत रहेगा, अन्यथा अशांत रहेगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर इसे प्रूव कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? 0 एक गणना योग्य संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, ऐसा वो बोल रहा है। तो 0 की कैलकुलेशन नहीं की जाती है, 0 सिर्फ पूर्ति के लिए रखी जाती है, 0 कैलकुलेशन के लिए नहीं रखी जाती, सिर्फ नंबर्स को बनाती है। तो 0 की कैलकुलेशन नहीं की जाती, और ये टीचिंग एग्जाम का क्वेश्चन है, इसमें डाल दिया बस थोड़ी सी समझ के लिए। तो 0 कैसा नंबर है? कैलकुलेशन योग्य नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन ठीक है। पूर्ण संख्या 0 से पहले कोई भी नहीं आता, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अगला स्टेटमेंट, सभी प्राकृत संख्याओं का योगात्मक समरूपता एक
पूर्ण संख्या होती है, नेचुरल नंबर को जोड़ोगे क्या आएगा, एक होल नंबर ही आता है। 1 + 2 करोगे 3, 3 + 5 करोगे 8, सभी कैसे रहेंगे, होल नंबर्स रहते हैं। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, पहले 2 अंकों की संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10, और 10 के पहले क्या आता है हमेशा 9। यही वो बोल रहा है, पहले 2 अंकों की पूर्ववर्ती संख्या हमेशा एक अंकीय संख्या होती है, 10 के पहले 1 डिजिट नंबर ये आएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और उम्मीद है क्वेश्चंस आप लोगों को ठीक लगे होंगे। आपको स्पीड में, क्वेश्चन के लेवल में या किसी और में अगर कुछ भी लगता है कि सर और बेहतर कर सकते हैं हम इन चीज़ों को, तो आपके जो कमेंट्स हैं वो स्वागत योग्य हैं। आप बिल्कुल कमेंट्स दें, बताएं, और इस सीरीज़ को हम आप लोगों की सक्सेस के लिए मील का पत्थर हम बनाना चाहते हैं। तो जुड़े रहें इसी तरह के और अच्छे कंटेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।